चलो, ये हमारे पास क्या है, बिजनेस स्टडीज का सैंपल क्वेश्चन पेपर 6 फॉर प्रैक्टिस इफेक्टिव फॉर टर्म वन, जो हमारा अभी टर्म वन हो रहा है। ठीक है, तो टर्म वन के बारे में इंफॉर्मेशन तो सबको है ही ना, कि 40 मार्क्स का पेपर होगा और टाइम कितना होगा, 90 मिनट्स। यही है ना पैटर्न। मतलब मार्क्स भी आधे हो गए, टाइम भी आधा हो गया, यही है ना। ऑलमोस्ट मार्क्स भी आधा हो गया और टाइम भी ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक बार हम पूरा पहले पैटर्न देख लें। क्या है, सेक्शन ए है हमारे पास। सेक्शन ए में हमारे पास ये एमसीक्यूज बने हुए हैं, 10, 11, 12 पूरे क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में क्या है, एक तरीके से केस स्टडी टाइप में आ गया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गए। एक सेक्शन बी हो गया, थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, बट जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए कोई टफ वगैरह नहीं है। चैप्टर में कमांड है, कोई टफ नहीं है। सेक्शन सी क्या हो गया, पूरी तरीके से केस स्टडी होगी, बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए और उसी में से क्वेश्चन ढूंढने, उसी में से क्वेश्चन ढूंढने हैं। तो ये सेक्शन सी कवर हो गया। तो मैं इसको सेक्शन थ्री को मानता हूँ थोड़ा सा हार्ड प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग सेक्शन सी के ही थोड़े क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेक्शन बी के कुछ देखेंगे, फिर सेक्शन ए के देखेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा टफ है उसको हम पहले कवर अप करते हैं। ठीक है, तो एक पूरी सेशन में तो हम पूरा सैंपल पर नहीं कर पाएंगे, बट क्या है, हमें पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि सेक्शन बी सेक्शन सी में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन सी करते हैं, केस स्टडीज करते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट, बोलो। यस, देखो क्या लिखा हुआ है, पहली केस स्टडी में आराम से पढ़ा देता हूँ। अमन चड्डा स्टार्टेड बुल आईज, अ कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन टू बिजनेसेस। जहाँ पे हिंदी समझ में ना आए वहाँ पे पूछ लेना, क्योंकि आपको केस स्टडीज वाले बड़े बड़े क्वेश्चन में कुल मिला के अपनी लैंग्वेज में समझना है उसको, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, पैराग्राफ कह क्या रहा है। पैराग्राफ अगर आप समझ जाते हो तो आपको बस ये लिंक लगाना है, ध्यान से सुनो, कि चैप्टर किस चैप्टर की बात हो रही है। चैप्टर के बाद फिर आपको जो एमसीक्यूज देगा वही क्वेश्चन उसी चैप्टर के होंगे, फटाफट आंसर देते जाओ। ठीक है, तो इस पर्सन ने एक बिजनेस शुरू किया है साइबर सिक्योरिटी का। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल डेटा। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एन एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी. His reputation grew by leaps and bounds, and he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Defense. While working on the project, he found that volume of work made it impractical for him to handle all the work by himself. He decided to expand the team. The company maintained a close liaison with the local engineering college. During a campus placement, Ishan and Brinda were appointed to work for the new project. He found the new employee capable, enthusiastic, trustworthy. Aman Chadda was thus able to focus on the objective, and with the help of Ishan and Brinda, the project was completed on time. बहुत अच्छे एम्प्लॉय मिले, काम भी बढ़िया हो गया। Not only this, Aman Chadda was also able to extend his areas of operation. On the other hand, Ishan and Vinda also got opportunities to develop and exercise initiative. ठीक है, केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। केस स्टडी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई मीनिंग, तो बताओ, फिर हम इसका सोल्यूशन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बोलो। नहीं, चलो 49 क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं कि इसके हम आंसर क्या होगा। बताइए, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज बाय अमन चड्डा इन दी अबव केस विच हेल्प हिम इन फोकसिंग। अमन चड्डा ने क्या कंसेप्ट लगाया है जिससे उसका भार कम हो गया, बताइए। अमन चड्डा ने क्या किया है, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, क्या किया है। तो फालतू आंसर तो कुछ तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। देखो, अगर अब इसमें फालतू आंसर है ना, तो सी है ना डी है, अब आपको कंफ्यूजन बस ए और बी में होगी। तो ए और बी को अभी आप फिलहाल बताओ आंसर क्या है, फिर इसको डिटेल से पढ़ लेना। इसके जो वर्डिंग्स है यहाँ केस स्टडी में मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा इसमें हुआ क्या है। बताओ रोहित, सभी बताओ क्या है ये। 49 का ए, ठीक है, मैंने ए लिख दिया, मान के चलता हूँ ए है। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन 9A। जो आपने चूज किया है उसमें से इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, मतलब डेलीगेशन लगाया तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बताओ।
सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ है अमन चड्ढा को 49 के पॉइंट से? डी। ठीक है, और तुम क्या कहते हो रोहित? हाँ, बोलो। क्या? डी, ए? चलो ठीक है, कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं डी। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड? जो आपने कॉन्सेप्ट चूज किया है, एक ऐसा सेंटेंस लिखा है जो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब उसके बारे में गलत लिखा है। बताओ कौन सा सेंटेंस जो डेलीगेशन के बारे में नहीं बोलता, वो गलत लिखा है। ओके, डी। तुम बताओ जशनी। डी, ठीक है, 51 का डी मान के चलते। ओके, 52 आ गया हमारे पास। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड? हम क्यों वो चीज चूज करते हैं, डेलीगेशन हम क्यों चूज करते हैं? पहले पूछा था इंपॉर्टेंस, अब पूछ रहा है आइडेंटिफाइड, क्यों हम उसको हमने चूज किया, यानी मिस्टर चड्ढा ने डेलीगेशन क्यों किया होगा। बताओ, बोलो। ए। तुम बताओ रोहित। ए लिखा है टू लेसन द बर्डन, कम करना, लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर। कम करना। हाँ, 52 का ए। चलो, 4 क्वेश्चन हो गए। अब इसके आंसर अभी यहीं पे मैच करते हैं। 49 से 52। देखो जी, 49 का आपने ए बताया था, करेक्ट है। 50 का आपने क्या बताया था? ए। और ये इसलिए आंसर 2 बता रहा है, पागल है क्या ये? चलो, ए आपने बताया था, ए ही है। डी किसने बताया था? किसने डी भी बताया था? वो नहीं है। 50 का ए, ठीक है। 51 का डी करेक्ट आपने बताया। 52 का ए करेक्ट आप लोगों ने बताया। एक बार 50 का देख लेते हैं, क्वेश्चन 50 क्या बोल रहा था। 50 कह रहा था आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस द कंसेप्ट, तो डी ही बेटर लग रहा है, ठीक है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट हायरार्की फिक्स हो गई, यानी ये कह रहा है डी नहीं है, ए है आंसर। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, हाँ, वो कह रहा है ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, बट सी डी ठीक नहीं है, यानी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ए और बी है। ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब, हाँ, हाँ, एक सेकेंड। एक बार आप क्या करो, बुक खोलो, यहीं पे बुक खोलो और इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पढ़ो, तो आपको क्लियर होगा कि ये पॉइंट है क्या। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन जरा पढ़ो। तो ए में ये बोल रहा है यहाँ पे बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मतलब मैनेजमेंट की हायरार्की को फिक्स करने का सबसे मेन जो बेसिक पॉइंट है वो डेलीगेशन ही है। जब तक आप डेलीगेट नहीं करोगे तो हायरार्की बनेगी ही नहीं कि कौन क्या काम करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा। मतलब मैनेजमेंट की हायरार्की फिक्स करने का पहला जो बेसिस है वो डेलीगेशन ही है। ठीक है, और एम्प्लॉय भी मोटिवेट होता है कि किसी आपने एम्प्लॉय को कोई काम सौंपा, उसको जिम्मेदार समझा, उस पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया उस पर। ठीक है, क्या? हाँ, ये देखो पता चल गया ना, बेटर कंट्रोल मेरे ख्याल से डिसेंट्रलाइजेशन में, जरा देखना डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस। मेरे ख्याल से बेटर कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन में अंदर होगा, डेलीगेशन में नहीं है, दैट इज इसका डी आंसर। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले ये क्वेश्चन सीधा प्रैक्टिस करो, चैप्टर मत पढ़ो, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर्स उठाओ, और जहाँ पे आंसर आपका गलत हो उस पॉइंट को बुक से पढ़ो कि क्या मैं आंसर दूसरे का दूसरे में पुट कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा आपका वीक एरिया कौन सा है। ठीक है, बोलो रोहित, ओजस्वी। ठीक है, अब ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन वाले एक तरीके के कर लिए। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का हमने एक कर लिया। अब इसके अलावा हम अगले सेक्शन बी पे एक बार देखते हैं कि उसके क्वेश्चन किस तरीके से दे रहा है वो। सेक्शन बी में देखते हैं क्या है। थोड़ा सा कम छोटे हो गए, लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी है, सब मैचिंग भी है। ठीक है ना? तो इसके हम सारे एक तरीके से कवर करते हैं। सेक्शन बी में क्या है,
ओके 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 ओके, सेक्शन बी कहाँ गया? ओह, सेक्शन ए आ गया, सेक्शन बी यहाँ से। सेक्शन बी में क्या है? पहला तो छोटा सा ही है, देख लो एक बार। इन अ स्कूल 12 स्टूडेंट वर्क, क्या लिखा हुआ है? 12 बच्चे काम करते हैं। 12 students work for a school library in the summer vacation. One afternoon, they are told to upload a shipment of new release stock and bookshelves, and then dispose of all the waste, packaging, paper, etc. One student supervise the work by grouping students, divide the work, assign each group their quota, and develop reporting relationship among them. Identify the function of management. बताओ उसने मैनेजमेंट का कौन सा काम किया है? पक्का ऑर्गेनाइजिंग? चलो 25 का कौन सा लगा रहे हो आप? बी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब आप इसको पढ़ लो, चारों स्टेटमेंट को, बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। मतलब 3 स्टेटमेंट गलत है इसमें, तो आपको सही वाली पता करनी है। पढ़ो। ये सुभाष दे की बुक से है, ये देखो लिखा हुआ है। ये सुभाष दे की बुक का क्वेश्चन पेपर है। दिस इज नॉट ऑफ जो बोल रही थी ओजस्विनी, सुभाष दे है। सैंपल पेपर नहीं, तरीके से सुभाष दे ने एक नया पैटर्न का जो आया उसने ये रिलीज की थी। ठीक है, करिए, गलत स्टेटमेंट का पता लगाइए। पता चला? डी देख लो एक बार क्या कह रहा है। इफ द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, इट विल कीप द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट लोअर लेवल। बात तो सही है। कह रहा है अगर किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट में शेयर बनाना है ज्यादा से ज्यादा, जियो वाली बात कर रहा है, तो आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना पड़ेगा। बात तो सही है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या आंसर है इसका? एक स्टेटमेंट सही होगी। डी। और जसमीत तुम क्या कहती हो? डी। ठीक है, 26 का हम डी लगा लेते हैं। आगे चलते हैं, ये करते हैं 28। करिए, इसको मैचिंग कीजिए। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। करिए, मार्केटिंग चैप्टर का है, सबसे इजी, सबसे शानदार चैप्टर। करिए इसका मैच, फिर मुझे बताइए फर्स्ट का क्या, सेकंड का क्या, फिर ऑप्शन। सी। सी का मतलब पहले का सी, दूसरे का डी। तुम बताओ रोहित। ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं, तो 28 का हम मान लेते हैं सी। आगे देखते हैं, कोई और नया टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ये इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में। हाँ, असर्शन रीजनिंग है इसमें, इसी सेक्शन में, इसको कर लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आ जाओ, स्टेटमेंट 2 बताइए। पहला स्टेटमेंट कहता है मैनेजमेंट इज फुल फ्लैज प्रोफेशन। चल, मैनेजमेंट मींस एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। बताओ जी, आप बताइए। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, दो, एक सही है एक गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। हाँ, 36 का क्या लगता है? बी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और कहाँ गया असर्शन रीजनिंग, एक ही है क्या? चलो ये वाला कर लेते हैं मैचिंग का एक और। मैच द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन कॉलम 1 विद रिस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन कॉलम 2। चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट का 46 कीजिए आप।
46 मैचिंग। एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना एग्जाम में, अभी तो आप लगा रहे हो, बट ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन जितने नंबर का है उतना हम टाइम देंगे। अगर हम एक क्वेश्चन में ज्यादा स्किप करते हैं तो कहीं, वैसे तो ऑनलाइन पेपर नहीं होगा बट ऐसा है कि अगर ऑनलाइन होगा तो उसका टाइम लैप्स हो जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप स्किप हो जाएगा, तो ऐसा ना हो, ध्यान देना। क्या लगता है? 46 का, चलो 46 का डिस्कस कर लेते हैं, एक बार डाउट्स आए तो इसका ना आप फटाफट पहले ये निकाल लो, चैप्टर 3 निकालो और ये फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट निकालो। ये फीचर्स का क्वेश्चन है, आपको इसका पॉइंट भूल गए इसलिए भूल रहे हो। फटाफट निकालो बुक, बिजनेस एनवायरनमेंट खोलो और उसमें निकालो टॉपिक फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो पता चल जाएगा। और फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ो, पहले पढ़ो इंटर रिलेटेडनेस के अंदर मैटर पढ़ो, इंटर रिलेटेडनेस का पॉइंट पढ़ो। हम्म। हम्म। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है जो इकोनॉमिक्स कहती है, इकोनॉमिक्स कहती है एज द इनकम ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, ये इंटर रिलेटेडनेस है ना। रिलेटिविटी पढ़ो, रिलेटिविटी। यस, कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया अलग अलग होता है, बाउंड्रीज टू बाउंड्रीज अलग अलग हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ो, जिस एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, कितने हद तक आपको परेशान करेगा एनवायरनमेंट, इसको आप पहले से जज नहीं कर सकते। अब आप बताओ इसका क्या है, अब मैच करो। इंटरलेटर्स के बारे में कौन सा पॉइंट लिखा है? डी। ठीक है, तो इसमें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, हमने जितना चैप्टर पढ़ लिया है वही मेरी हेल्प थी। अब आपको पता भी है कि इस चैप्टर में क्या है, जैसे आपका ये पॉइंट वीक था, आप पॉइंट सब पॉइंट भूल गए तो आप आंसर भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब जिसको बिजनेस स्टडीज की रीडिंग नहीं है, मैटर नहीं याद, तो वो नहीं कर पाएगा। इस बार क्वेश्चन पेपर देखा है तो टफ लेवल का बनाया है ताकि बच्चे ऑनलाइन भी पेपर हो तो चीटिंग ही ना कर पाए। ठीक है, तो अच्छा यही है कि आप बिजनेस स्टडीज को प्रैक्टिस के वे में करो और वो टॉपिक जहां पे फंस जाओ उसको फिर से री रीड कर लो। ठीक है, बोलो। चलो अब इसके आंसर मैच कर लेते हैं, जितने अभी हमने किए हैं 25 से किया है हमने, इसका आंसर देख लेते हैं। 25 का हमने लगाया था बी, बिल्कुल सही है। 26 का हमने लगाया था डी, बिल्कुल ठीक है। 28 का लगाया था सी, बिल्कुल ठीक है। तो 36 का लगाया था, क्या लगाया था? 36 का बी, बिल्कुल ठीक है। और 46 का भी क्या लगाया, पढ़ के चीटिंग मार के, डी। ठीक है जी। चलो सेक्शन बी भी हो गया, अब सबसे इजी सेक्शन पे चलते हैं, देखते हैं वहां पे कैसे लेवल के क्वेश्चन है। सेक्शन ए पे आ जाओ जी। तो जो थोड़ा सा अच्छा लगेगा वही कराऊंगा मैं, तो यही कर लेते हैं, असर्शन रीजनिंग। थर्ड क्वेश्चन कर लीजिए, डेलीगेशन के बारे में ही। अब डेलीगेशन पूरा पढ़ ही लिया आपने, तो बता दो फटाफट थर्ड का। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करो। डेलीगेशन के बारे में डिस्कस हो रहा है, अभी हमने डेलीगेशन पूरा पढ़ा, और अब आप बता दो क्या है कैसे। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो ए होगा, ये बताओ हुआ या नहीं हुआ, तो मैं बताऊं कैसे पता चले। गेस नहीं करवाओ।
ए ही होगा, ऐसे बोलो। डेलीगेशन कंसिडर इसेंशियल फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग, बिल्कुल ठीक है। डेलीगेशन हेल्प अ मैनेजर टू extend his area of operation as without it his activities would be restricted to only what he himself can do। क्या लगता है आपको? ए, यानी दोनों ठीक है ना? दोनों ठीक है, तो थर्ड का ए लगा रहे हो आप, मान के चलते हैं ए। आगे देखते हैं और क्या। एक बार ये बताओ मुझे, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो। बताओ, प्लानिंग चैप्टर का है ये। अब प्लानिंग के ये इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहा है। प्लानिंग के इंपॉर्टेंस बताओ। प्लानिंग के इंपॉर्टेंस। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन करो। फिफ्थ क्वेश्चन करो करो। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, फिफ्थ का सी। ठीक है, आगे। सेवेंथ करो। सेवेंथ। हाँ बिल्कुल। प्लानिंग हाँ, मतलब सेवेंथ, सेवेंथ का ए, सेवेंथ का बी, दोनों रॉन्ग। ठीक है, एट्थ करो। कोऑर्डिनेशन, चैप्टर वन में टॉपिक था कोऑर्डिनेशन। करो। बताओ रोहित। कोऑर्डिनेशन टॉपिक, तीन ही तो टॉपिक थे कोऑर्डिनेशन के। इसेंशियल, वाई इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस और फीचर्स। कोऑर्डिनेशन इज सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नहीं भाई। कोऑर्डिनेशन पढ़ो जरा, बुक खोलो। कोऑर्डिनेशन में यही लिखा हुआ है कि इसको मानते अलग है, बट ये इनहेरेंट है, ये हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में है। पढ़ लो कोऑर्डिनेशन के बारे में, बैकग्राउंड पढ़ लो पूरा कोऑर्डिनेशन का, बुक से पूरा समझ में आ जाएगा। जहां पे डाउट लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट, यही लाइन लिखी हुई है कोऑर्डिनेशन के बारे में। इट इज लाइक अ थ्रेड इन द गार्लैंड। मेरे ख्याल से ए होना चाहिए, मेरे ख्याल से, बट मेरा ख्याल आपसे अलग भी हो सकता है। पहली स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, सेपरेट लिखा, ओहो हो। नो 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 नो। इसे सेपरेट लिखा है ना, सेपरेट थोड़ी है। तो ए गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो आंसर क्या होगा? डी। सी सी सी। अरे क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। डी डी, कंफ्यूज कर रहा है यार, स्टेटमेंट टू लिख रहा है फिर वन लिख रहा है। डी भैया, पेपर मत करना, देख रहे हो कंफ्यूज कर रहा है। डी। ठीक है, उसके बाद आप टेंथ करो। मैचिंग करो जरा। चैप्टर कौन सा है? ये वो है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। करो।
डी। रोहित तुम बताओ। 10th का डी। ठीक है, ये भी मान लिया। और कौन सा अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, ये वाला देखते हैं। 12 से लेके 15 तक करो। 12 से 15 तक, 12 से 15 तक फिलिंग द ब्लैंक्स। और आंसर बताते जाओ, मैं लिखता जाऊं, ताकि जिसमें डाउट हो बताओ, डिस्कस कर लेंगे। 12 का ए बताओ। रोहित तुम क्या कहते हो? ठीक है, आगे करो। तुम क्या कहती हो जश्नी? ठीक है, 14। किसका? 14 एक बार देख लेते हैं। डैश इज कंसीडर्ड अ मेजर एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता था बताओ? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में रूपी याद आया, इंटरेस्ट, डॉलर, ये सब चीजें आती थी। तो उसके अंदर क्या रहा है, ये मेजर है। पब्लिक डेट, नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद द फॉरेन कंट्रीज, ये नहीं है। बर्थ एंड डेथ रेट, ये नहीं है। एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ए होगा, ए होगा। 14th का ए होना चाहिए। 15th बताओ। 15 का बी। रोहित बताओ। बी होगा। चलो जी, आंसर चेक करते हैं अब। चलो जी, सबसे पहले हमने किया था 3rd का ए, बिल्कुल ठीक है। 5th का सी बिल्कुल ठीक है। 7th का बी बिल्कुल ठीक है। 8th का डी बिल्कुल ठीक है। 10th का डी बिल्कुल ठीक है। 12th का ए बिल्कुल ठीक है। 13 का डी बिल्कुल ठीक है। 14 का ए ठीक है। और 15 का क्या था, बी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई गलत हो ही नहीं रहा। तो ओजस्वी, तुम्हारे एग्जाम में क्या हो जाता है, तुमको बिल्कुल ठीक लगाया, किसी ने कोई गलती नहीं किया। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की कमी है, उस टाइम हमने प्रैक्टिस कम करी थी। ठीक है ओजस्वी, तो अब हमें यही करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई चैप्टर आगे मत कराओ, कोई भी मत कराओ, मैं सब करा दूंगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन पेपर मिले। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो रेगुलर क्लास कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब भी आपको टाइम मिले, बीएसटी में सिर्फ क्वेश्चन पेपर करो, और जहाँ पे टॉपिक में फंस जाओ, उस टॉपिक को बुक से पढ़ लो। पढ़ना है ही नहीं, पढ़ना सिर्फ कब है, जब आप फंस जाओ, और वो भी तब जब आपका आंसर गलत हो जाए। ठीक है ना? तो ये हमारा एक तरीके से मान के चलो कि हमने 90 मिनट्स का ये पैटर्न पूरा कर लिया। अब जितने भी ये सुभाष दे के हैं, या जो भी सीबीएसई का हमारे पास पहले था, वो सब करते रहो। ठीक है, किसी भी ग्रुप से मिले तो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है ना?